हाय स्टूडेंट, मैं हूं सौरभ देवल और इस वीडियो में लेके आया हूं जो भौतिक विज्ञान का पाठ 1 प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि इस साल जो बोर्ड परीक्षा का पेपर होगा साइंस का, उसमें 20 बहुविकल्पी क्वेश्चन होंगे। तो वो बहुविकल्पी क्वेश्चन आपके कोई भी गलत ना हो, इसके लिए हमने पार्ट बाई पार्ट जो है बहुविकल्पी क्वेश्चन बनाए हैं, जो कि यूपी बोर्ड परीक्षा में आ भी चुके हैं और कौन से आ सकते हैं वो भी हैं। तो इन्हें आप लोग अच्छे से तैयार कर लें, क्योंकि आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि बहुविकल्पी क्वेश्चन जो आपका गलत होगा वो आपको नंबर बिल्कुल नहीं मिलेगा उसमें। तो इसलिए बहुविकल्पी क्वेश्चनों को अच्छे से तैयार करें। तो देखते हैं पहला ही क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन देखो क्या है कि इस टाइप का जो प्रकाश की चाल से रिलेटेड 3 क्वेश्चन आपके हो सकते हैं और ये यूपी बोर्ड परीक्षा में आए हुए भी हैं। तो क्या है पहला क्वेश्चन, वायु और निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है। पहला क्वेश्चन है आपका कि जो हमारा प्रकाश होता है इसमें वायु और निर्वात में इसकी चाल कितनी होती है। तो ऑप्शन नंबर पहला है 2.25 × 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। दूसरा ऑप्शन है 3 × 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। तीसरा ऑप्शन है 2 × 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। और चौथा ऑप्शन है 3 × 10 की पावर 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड। तो इसमें से कौन सा आंसर सही होगा। तो आप लोग ध्यान रहे कि जो वायु और निर्वात में जो हमारे प्रकाश की चाल होती है वो 3 × 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड होती है। आप लोगों को क्या होता है कहीं कहीं पर ये चीज़ इस तरीके से लिखी होती है 3.0 × 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। तो आप कंफ्यूज ना हो, 3 आए या 3.0 आए, बात एक ही होती है, मीटर प्रति सेकेंड इसका मात्रक होता है। तो ये प्रकाश की चाल होती है वायु और निर्वात में। अब जैसे प्रकाश हमारा वायु और निर्वात में भी चल सकता है, तो उसके अलावा कांच और जल में भी चल सकता है। तो कांच और जल में प्रकाश की जो चाल कितनी होती है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते रहते हैं और आपका क्या होगी तो आपका यूपी बोर्ड परीक्षा में आ सकता है, इसलिए आप वो भी क्वेश्चन हमने लिए हुए हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 2, जल में प्रकाश की चाल कितनी होती है। तो जल में प्रकाश की चाल, जैसा कि अभी कहा है हमने वायु और निर्वात की बात की, तो अब हमारा जल की बात हो रही है कि जल में प्रकाश की चाल कितनी होती है। तो 2.25 × 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड, 3 × 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड, 2 × 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड, या इनमें से कोई नहीं। तो हमारा क्या होता है, चाल निकालने का फार्मूला होता है V = C/N। तो B क्या होता है, माध्यम की चाल, जैसे कि हम जल में ज्ञात कर रहे हैं तो जल माध्यम की चाल। C हमारा होता है प्रकाश की चाल और N होता है माध्यम का अपवर्तनांक। तो हमें जो चाल ज्ञात करनी है, C का मान कितना होता है 3 × 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड, ये हमें पता है। प्रकाश की चाल को C से प्रदर्शित करते हैं, कितनी होती है वायु और निर्वात में 3 × 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। और N जिस माध्यम में हमें ज्ञात करनी है उसका अपवर्तनांक। तो जो जल होता है, जल का जो अपवर्तनांक होता है वो कितना होता है, जल का अपवर्तनांक N का मान होता है 4/3। तो जब आप यहाँ पे 4/3 लगाओगे तो ये 3 ऊपर जाएगा, क्या हो जाएगा 9/4 × 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। तो 9 को जब 4 से भाग करोगे तो 2.25 × 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड आ जाएगा। तो हमारा जो प्रकाश की जल में जो चाल होती है वो देखो कौन सा, पहला ही ऑप्शन सही है, 2.25 × 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। अब तीसरा हमारा क्वेश्चन है कांच में प्रकाश की चाल कितनी होती है। अब ऐसे ही हमें कांच में प्रकाश की चाल पूछ ले तो आप लोगों को पता होना चाहिए क्या होगी। देखो यहाँ पे कांच का जो अपवर्तनांक होता है वो कितना होता है,
कांच का अपवर्तनांक होता है 3/2, या हम इसे बोल सकते हैं 3/2 को भाग करोगे तो 1.5। तो जब 1.5 से भाग करोगे 1.5, 1.5 का मतलब 1.5 हो गया, 1.5 दूनी 3, तो 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो हमारा जो कांच होता है उस कांच में प्रकाश चल सकता है, तो कांच में प्रकाश की जो चाल होती है वो ऑप्शन नंबर 2 सही है, 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। बाकी ये किस में होती है, ये जल में होती है, ये जल के लिए है, ये वायु और निर्वात के लिए है, और ये आपकी कांच के लिए है। तो इस तरीके से आपका ये तीनों क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं, तो यहाँ पर क्या कह रहा है, आपतन कोण तथा परावर्तन कोण सदैव होते हैं। कैसे? एक दूसरे से बड़े, छोटे या बराबर, या इनमें से कोई नहीं। आप लोगों ने प्रकाश का परावर्तन से क्वेश्चन है, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा प्रकाश का परावर्तन, जब कोई भी प्रकाश किरण किसी चिकने या पालिशदार तल पर पड़ती है तो उसका अधिकांश भाग परावर्तित हो जाता है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो इसमें जो आपका होता है, ये आपतित किरण, ये परावर्तित किरण, और ये आपतन बिंदु, और आपतन बिंदु पर खींचा गया जो लंब रेखा, ये अभिलंब होती है। तो अभिलंब और आपतित किरण के बीच बने कोण को हम क्या बोलते हैं, आपतन कोण, और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को बोलते हैं परावर्तन कोण। तो इनका मान कैसा होता है, एक दूसरे से छोटा, बड़ा या बराबर। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है इसमें से क्वेश्चन नंबर 4 में कि आपतन कोण और परावर्तन कोण सदैव कैसे होते हैं। तो ये सदैव बराबर होते हैं। ये सदैव कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। अगर क्वेश्चन इसमें क्या होता है, पलट के भी आ सकता है। अगर कह दे क्वेश्चन कि आपतन कोण का मान 45 डिग्री है, आपतन कोण का मान 45 डिग्री है, तो परावर्तन कोण का मान कितना होगा, तो परावर्तन कोण का मान भी 45 डिग्री ही होगा, क्योंकि ये सदैव बराबर होते हैं। अगर आपतन कोण 30 है तो परावर्तन कोण भी 30 होगा, और परावर्तन कोण 30 है तो आपतन कोण भी 30 ही होगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन कह रहा है गोलीय दर्पण से कि इनमें से कौन सा गोलीय दर्पण नहीं है। देखो ध्यान रखना है, बहुत सारे बच्चे क्या है कि गोलीय दर्पण दिख गया तो गोलीय दर्पण दिखते ही क्या करें कि हाँ भाई अवतल या उत्तल दर्पण देखा, अवतल या उत्तल दर्पण गोलीय दर्पण होता है, और हमने टिक कर दिया। तो जो हमारा गोलीय दर्पण 2 होते हैं, आप लोगों ने पढ़े होंगे, जो हमारे गोलीय दर्पण होते हैं वो कितने होते हैं, 2 होते हैं। कौन कौन से, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। गोलीय दर्पण 2 होते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। तो इसमें से क्या है, समतल आ गया, तो समतल दर्पण एक खुद का एक दर्पण होता है। तो गोलीय दर्पण होते हैं अवतल और उत्तल, तो इसका मतलब समतल दर्पण आपका जो है वो गोलीय दर्पण नहीं है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 3 जो है वो सही है। तो क्वेश्चन को अच्छे से समझ लें, बाई चांस गोलीय दर्पण बोला आपने, उत्तल या अवतल में टिक करके आ गए तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं, वक्रता, त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध। क्या होता है कि भाई कोई दर्पण है, तो ये दर्पण का ध्रुव है, ये वक्रता केंद्र है, ये मुख्य फोकस है। तो क्या कह रहा है, वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या क्या होती है, दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की दूरी वक्रता त्रिज्या, और दर्पण के ध्रुव से मुख्य फोकस तक की दूरी फोकस दूरी होती है। तो इनमें संबंध ज्ञात करना है, एफ और आर में संबंध क्या होता है। जो हमारी फोकस दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या से आधी होती है, वक्रता त्रिज्या से, क्योंकि जो हमारा मुख्य फोकस होता है वो वक्रता केंद्र और दर्पण के ध्रुव के बीच में होता है। इसीलिए जो हमारी फोकस दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। क्या कोई ऐसा ऑप्शन है, नहीं है। यहाँ पे देखो, ये आर
क्या है 2f बराबर आर, टू आर बराबर एफ और आर बराबर f/2, या इनमें से कोई नहीं, ये ऑप्शन है। तो इसका मतलब देखो ये यहाँ पे क्या है, यही चीज़ ध्यान रखनी है, ये r बराबर f/2 है, यहाँ f बराबर r/2 है। तो अगर हम इस 2 को इधर भेज दें, या हम कह सकते हैं जो वक्रता त्रिज्या होती है वो फोकस दूरी के दुगने के बराबर होती है। ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 2f बराबर r, और 2f बराबर r कहाँ पे है, ये है, ये ऑप्शन सही है 2f बराबर r, या हम इसे r बराबर 2f भी बोल सकते हैं। तो r बराबर 2f भी हो सकता है, 2f बराबर r भी हो सकता है, आपका f बराबर r/2 भी हो सकता है। इसे हम कई तरीके से लिख सकते हैं, इसे आपको ध्यान रखना होगा। तो इसमें क्या है, ऑप्शन नंबर आपका पहला ही सही है, और ये चीज़ें आप लोगों को ध्यान रखनी है। बहुत ज़्यादा बहुविकल्पी क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से तैयार करने हैं।